नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वॉरियर्स मॉक ड्रिल, वॉरियर्स ड्रिल 35 से। ये देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वी मस्ट नॉट पे ओबेशंस टू द लीडर्स ऑफ द पास्ट हु वर डिवाइसिव। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है, पे ओबीसेंस। ओबीसेंस अमेरिकन में बोलते हैं, ओबेसेंस ब्रिटिश में बोलते हैं। डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। पे ओबीसेंस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, हेट, केयर। क्वेश्चन नंबर 1, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पे ओबेसेंस का मतलब हो गया रिस्पेक्ट करने से। कहने का मतलब जो लोग डिवाइसिव हैं उनके प्रति हमें सम्मान नहीं दिखाना चाहिए। जो विभाजनकारी ताकतें हैं, वो चाहे नेता हों चाहे जो हों, उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहिए। पे ओबेसेंस मीन्स रिस्पेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखिए, ये है ओबेसेंस, रिस्पेक्ट फॉर समबडी, समथिंग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग विलिंग टू ओबे समबडी। किसी के प्रति सम्मान या किसी की आज्ञा का पालन करने की जो क्वालिटी होती है उसे पे ओबेसेंस कहते हैं। मेक ओबेसेंस या पे ओबेसेंस दोनों होता है, ये भी ध्यान रखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। द जनरल कमांड्स एब्सोल्यूट ओबेसेंस, कि जो आर्मी का जनरल है वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं जो कहूं उसका पालन अक्षरशः होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वन शुड नॉट कॉल तमिल द ओल्डेस्ट लैंग्वेज जस्ट टू पैंडर टू ड्रेवेनियन फॉल्स नरेटिव। हमें सिर्फ इसलिए तमिल को ओल्डेस्ट लैंग्वेज नहीं कहना चाहिए कि हम पैंडर कर सकें द्रविडियन फॉल्स नरेटिव को। तो पैंडर टू मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैंडर टू? अपोज, ह्यूमिलिएट, प्लीज, टू मेक प्लेजेंट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यहां पर हो जाएगा प्लीज। पैंडर टू, पैंडर टू का मतलब एक तरह से होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। किसी के सिर्फ फॉल्स नरेटिव को बढ़ावा देने के लिए किसी लैंग्वेज को हम ओल्डेस्ट लैंग्वेज नहीं कह सकते। ओके, ध्यान में रखिएगा। ऑफ कोर्स द तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज नहीं है। ओके, पैंडर टू का अर्थ बढ़ावा देने से है या किसी को प्लीज करना, किसी को अपीच करने से है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लीजिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पैंडर टू, फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। पैंडर टू समथिंग, पैंडर टू समबडी, टू डू व्हाट समबडी वांट्स और ट्राई टू प्लीज देम स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और रीजनेबल। वो चीज़ करना जो दूसरा चाहता है, खासकर उस चीज़ को बढ़ावा देना जो कि ना तो एक्सेप्टेबल है ना रीजनेबल है। कहने का मतलब सही नहीं है, फिर भी उस चीज़ को आप कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ओके, तो पैंडर टू को अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो बढ़ावा देना, या इंग्लिश में टू डू व्हाट समबडी वांट्स, टू ट्राई टू प्लीज देम स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और रीजनेबल। ओके, कीप इन माइंड। द स्पीच वॉज पैंडरिंग टू प्रेजुडिस। जो स्पीच है वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है? प्रेजुडिस को बढ़ावा दे रही है। ओके, ही रिफ्यूजेस टू पैंडर टू द लेटेस्ट फैशन। उसने मना कर दिया कि लेटेस्ट फैशन को मैं पैंडर नहीं करूंगा, बढ़ावा नहीं दूंगा। सो हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, वी शुड नॉट पैंडर टू एंटी इंडिया इमोशंस, वी मस्ट नॉट पैंडर टू द डिमांड ऑफ एनीथिंग रॉन्ग। किसी भी गलत चीज की मांग को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। सपोज अवर किड्स, अवर चिल्ड्रन आर डिमांडिंग समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी शुड नॉट पैंडर टू इट। तो पैंडर टू ध्यान में रखिए, किसी चीज को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वी मस्ट नॉट स्टाइफल एनी डिस्कशन रिगार्डिंग आवर कल्चर इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। We must not stifle any discussion regarding our culture in the name of secularism. If we suppose you are doing, कोई बहस चल रही है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से रिलेटेड, तो हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे उस बहस को नहीं रोक सकते कि नहीं हमारा इंडिया सेकुलर है एंड वी शुड स्टॉप डिस्कसिंग दिस थिंग्स। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टाइफल का क्या अर्थ होगा? एनहांस, सपोर्ट, प्रिवेंट, सप्रेस, सी एंड डी। क्या होगा बताएं?
तो यहाँ प्रिवेंट और सप्रेस दोनों हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। स्टाइफल का मतलब होता है प्रिवेंट करना, सप्रेस करना। ओके, तो वी इन डेमोक्रेसी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इन डेमोक्रेसी वी डोंट हैव राइट टू स्टाइफल एनीबडीज वॉइस। हम किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। ओके, ये देखिए स्टाइफल, स्टाइफल समथिंग टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू प्रिवेंट अ फीलिंग फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड, ऐसे होता है। सिनोनिम सप्रेस हो जाएगा। शी मैनेज टू स्टाइफल अ यॉन, उसे जम्हाई आ रही थी तो उसने उसे स्टाइफल कर दिया, दबा दिया या प्रिवेंट कर दिया। दे होप द न्यू रूल्स विल नॉट स्टाइफल क्रिएटिविटी, उन्हें उम्मीद है कि नए नियम से कोई रचनात्मकता को स्टाइफल नहीं किया जाएगा, रचनात्मकता का गला नहीं घोटा जाएगा। द गवर्नमेंट फेल टू स्टाइफल द अनरेस्ट, अनरेस्ट जो है, जो बवाला हो रहा है, उसको दबाने में गवर्नमेंट फेल रही। Believing that other people dislike you or want to harm you when there is no reason or evidence for this. One word substitution, ध्यान दीजिएगा। बिलीविंग दैट अदर पीपुल डिसलाइक यू, अच्छा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है फॉर द सेक ऑफ आवर सर्वाइवल, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। कम से कम एक व्यक्ति 4 लोगों में, ना सही 1 लोग में तो आप शेयर कर ही सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं जाएगा, समय भी नहीं जाना। हम ये नहीं कहते कि आप 1 लोग 10 लोगों में शेयर कीजिए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और बताइए अगर आप अच्छा लगता है आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स तो आप ज़रूर बताइए दूसरों को। बिलीविंग दैट अदर पीपल डिसलाइक यू और वांट टू हार्म यू, आपके अंदर जब ये विश्वास हो जाता है कि नहीं दूसरे लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, व्हेन देयर इज नो रीजन और एविडेंस फॉर दिस, जबकि कोई इसका एविडेंस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, आपके मन में ये वहम बैठ गया है कि दूसरे हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और दूसरे हमें नापसंद करते हैं, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सस्पिशियस, हिपोक्रेट और पैरानॉइड, डिफीटेड। तो यहाँ पे पैरानॉइड इज द आंसर। ओके, शी इज गेटिंग रियली पैरानॉइड अबाउट व्हाट अदर पीपल से अबाउट हर, वो पैरानॉइड हो रही है, इस चीज को लेके परेशान हो रही है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यू आर जस्ट बीइंग पैरानॉइड, मतलब तुम पैरानॉइड हो रहे हो, मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि दूसरे तुम्हें डिसलाइक करेंगे, दूसरे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। यू आर जस्ट बीइंग पैरानॉइड। अगर किसी के अंदर ये फीलिंग हो कि दूसरे उसे डिसलाइक करेंगे, हम वहां जाएंगे तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हो डोंट बी पैरानॉइड। ओके, आपको पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। He kicked up a tremendous fuss about having to wait. Kick up a fuss, ये ईडियम है, kick up a fuss। इसका मतलब क्या होगा? आप जवाब दीजिए। टू बी एंग्री, टू बी वरीड, टू मेक फन, टू रेडिक्यूल। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी एंग्री। इफ यू आर किकिंग अ फस, इट मीन्स यू आर गेटिंग एंग्री विदाउट लॉजिकल एस्पेक्ट। कोई वहाँ पे एंग्री होने की वजह नहीं है, स्टिल यू आर किकिंग अप अ फस। किक अप अ फस मीन्स गुस्सा होना, लेकिन बेवजह गुस्सा होना, बेवजह बवाल काटना। ये देखिए, किक अप अ फस होता है, किक अप अ रो होता है, किक अप अ स्टिंक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे एक्सप्रेशन यूज होते हैं। किक अप अ फस भी आ सकता है एग्जाम में आपके, किक अप अ रो भी आ सकता है, किक अप अ स्टिंक। टू शो ग्रेट एंगर अबाउट समथिंग स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट दिस डज नॉट सीम नेसेसरी, आवश्यक नहीं है फिर भी आप वहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं किसी जगह पे। कहने का मतलब ये होता नहीं कि बिल्कुल एक सीन क्रिएट कर देना। Question number 6. The standoff between China and India regarding the border issue resulted in war-like situation. What do you mean by standoff? If there is a standoff between two countries, what does it mean? Deadlock, argument, talk? फिर से आर्ग्यूमेंट हमने रख दिया है विकल्प में। ओके, अननोइंगली, चूंकि क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम कहीं से कॉपी नहीं करते, तो यहाँ पर डेड लॉक हो जाएगा आपका। स्टैंड ऑफ इज इक्वल टू डेड लॉक। ओके, ध्यान में रखिएगा। डेड लॉक का मतलब क्या होता है? गतिरोध, जिसे हिंदी में कहते हैं। स्टैंड ऑफ, सिचुएशन इन विच नो अग्रीमेंट कैन बी रीच्ड, कहने का मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं, कहने का मतलब गतिरोध बना हुआ है, कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। बातचीत तो हो रही है लेकिन कोई सलूशन अगर नहीं निकल रहा है तो इट इज डेडलॉक, इट इज स्टैंड ऑफ। तो ध्यान में रखिएगा। द फॉल गेव हिम अ नेस्टी जार,
जार, यहाँ पे जार का मतलब क्या होगा आपको बताना है। इंजरी, अनकॉन्शियसनेस, एन अनप्लेजेंट शॉक, गिफ्ट। तो जार का मतलब यहाँ अनप्लेजेंट शॉक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, झटका, बुरा झटका। Question number 8. The previous government had bequeathed a legacy of problems. What do you mean by bequeath? As I have already told you, vocab is the most crucial part of your examination, so you have to be ready. vocab को ध्यान देना, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन vocab से रख रहे हैं. The previous government had bequeathed a legacy of problem. Bequeath, leave, solve, tackle, face. तो यहाँ leave हो जाएगा छोड़ जाना. ओके, bequeath मतलब वसीयत के रूप में छोड़ जाना या छोड़ जाना, कोई प्रॉब्लम अपनी अगली जनरेशन के लिए छोड़ के चले जाना, या जो अगला व्यक्ति है उसके लिए छोड़ के चले जाना. तो बिक्वीथ का ये अर्थ होता है. ये देखिए, बिक्वीथ समथिंग टू समबडी, बिक्वीथ समबडी समथिंग टू लीव. यहां से देखिए, टू लीव द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, अपने कार्यों के जो परिणाम या दुष्परिणाम है उसको दूसरे के लिए छोड़ के चले जाना. कहने का मतलब, किया आपने, भोग हम रहे हैं, ऐसे छोड़ के चले जाना. वर्क, नॉलेज एटसेट्रा, आपने अच्छे काम किए तब भी वो बिक्वीथ किया आपने अच्छे कामों को, उसका परिणाम हमें मिलेगा. आपने बुरे काम किए और आप चले गए, उसका दुष्परिणाम हमें मिलेगा. तो कहने का मतलब, कार्य को छोड़ के चले जाना, अच्छे काम, बुरे काम, जिसका परिणाम हमें मिलेगा, ये होता है बिक्वीथ. Okay, to leave the results of your work, knowledge, etc. for other people to use or deal with, especially after you have died. The previous government had bequeathed a legacy of problems. जो पिछली सरकार है उसने बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए छोड़ के चली गई. The practice of ordering people by law or join the armed forces. The practice of ordering people by law to join the armed forces. सेना में अनिवार्य भर्ती बहुत सारे देशों में है, इजराइल जैसे ग्रेट कंट्रीज में है कि आपको इतने साल के लिए, अगर इफ़ यू आर हेल्दी देन ऑफ कोर्स यू हैव टू सर्व द कंट्री. आपको सेना में इतने साल के लिए सेवा अपनी देनी ही देनी होगी. और मैं समझता हूँ ये बहुत एक ज़रूरी पार्ट है और होना चाहिए. इससे फिजिकल फिटनेस भी आती है, देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन भी हम करते हैं. तो जो एक कंपल्सरी होता है कि सेना में आपको इतने साल काम करना ही है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डरिंग पीपल बाय लॉ टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस. तो इसको कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं दोस्तों, और इसको कॉल अप भी कहते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, तो यहाँ पर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ये देखिए, कॉन्स्क्रिप्शन of somebody into something, the practice of ordering people by law to join armed forces. Call up इसका synonym हो जाएगा. The forced conscription of boys into the army. Because of his occupation he was not liable for call up. अब चूंकि वो एक सर्टेन ऑक्यूपेशन में था या उसकी तो उसको कॉल अप नहीं किया गया. कहने का मतलब, उसको ऐसी वो सेवा में था जहाँ पे उसका वो काम करना ज़्यादा जरूरी था, तो उसको सेना में अनिवार्य भर्ती के लिए नहीं बुलाया गया. इस वाक्य प्रयोग का ये अर्थ होगा. बिकॉज ऑफ दिस ऑक्यूपेशन ही वॉज नॉट लायबल फॉर कॉल अप. सो कॉल अप इज सिनोनिमस फॉर कॉन्स्क्रिप्शन. हर इंग्लिश इज करेक्ट बट टेंटेटिव. उसकी इंग्लिश करेक्ट तो है लेकिन टेंटेटिव है. इनफॉर्मल है, कैजुअल है, क्लासिकल है, हेजिटेंट है. तो यहाँ पर हेजिटेंट हो जाएगा. ओके, इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. हेजिटेंट मीन्स इफ यू आर स्पीकिंग यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग. इट मीन्स यू आर हेजिटेंट और योर टोन ऑफ स्पीकिंग इज वेरी टेंटेटिव. यू कैन से टेंटेटिव के और भी अर्थ होते हैं. ओके, आइए देख लेते हैं. टेंटेटिव of an arrangement, agreement not definite or certain because you may want to change it later. एक तो ये अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए कोई जो हम सोल्यूशन निकालते हैं किसी चीज़ का, या वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो तुरंत समस्या आई वो क्षणिक समाधान के लिए होता है, तो उसे भी टेंटेटिव बोलते हैं. वी मेड ए टेंटेटिव अरेंजमेंट टू मीट ऑन फ्राइडे. हमने अब मतलब एकाएक ये अरेंजमेंट किया कि हम फ्राइडे को मिलेंगे, लेकिन ये नियम कोई नहीं है कि हम फ्राइडे को मिलेंगे. एक टेंटेटिव अरेंजमेंट है. टेंटेटिव कंक्लूजन्स, अभी हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इस चीज़ की ये चीज़ इस वजह से हो रही है. मान लीजिए कोई समस्या आ गई तो हमने एक टेंटेटिव कंक्लूजन निकाल लिया, लेकिन उसमें पर्याप्त बहस होनी बाकी है कि ये किस वजह से. तो टेंटेटिव कंक्लूजन होते हैं. कहने का मतलब एक जो उस समय के लिए एक प्राविधिक रूप से जो कंक्लूजन निकाल लिए जाते हैं
वो टेंटेटिव कंक्लूजन होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते. नॉट बिहेविंग आर डन विथ कॉन्फिडेंस. कोई भी चीज जो आप कॉन्फिडेंस से नहीं करते, ये यहाँ पर आपका यही अर्थ लागू होता है. नॉट बिहेविंग ऑन, जो हमने कहा कि इंग्लिश इज करेक्ट बट नॉट टेंटेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला अर्थ लागू होता है. नॉट बिहेविंग आर डन विथ कॉन्फिडेंस सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेंट. टेंटेटिव ग्रीटिंग्स. आई एम टेकिंग द फर्स्ट टेंटेटिव स्टेप टुवर्ड फिटनेस. तो इस तरह यूज होता है. देखिए टेंटेटिव के कई अर्थ होते हैं. एक उस समय के लिए आप समाधान निकालते हैं, परमानेंट समाधान आना बाकी है, तो उसे भी टेंटेटिव बोलते हैं. और अगर आप कॉन्फिडेंस से बिहेव नहीं कर पाते, उसे भी टेंटेटिव बोलते हैं. जैसे ही इज स्पीकिंग करेक्टली बट नॉट, हिज टोन वॉज नॉट वेरी टेंटेटिव, मतलब कॉन्फिडेंस से नॉट कॉन्फिडेंट. ओके, इस अर्थ में भी टेंटेटिव यूज होता है. In which play of Shakespeare does the following line occur? Uneasy lies the head that wears a crown. Uneasy lies the head that wears the crown. Okay, ये कहाँ पर ये लाइनें आती हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए. तो हेनरी 4 की ये लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान में रखिएगा. ओके, इट इज स्पोकन बाय किंग हेनरी इन हेनरी 4 पार्ट 2 एक्ट 3 सीन 1. मिल्टन बारोड द आइडिया थीम ऑफ कोमस फ्रॉम. कहाँ से लिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. ओके, होमर्स ओडिसी से लिया था इन्होंने ये थीम, तो ध्यान में रखना है इसे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आई वुड रिमाइंड यू, ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, और ऑलरेडी वी हैव डन इट. अपने लिए हमने किया है, हमने अपने लिए मुकाम हासिल किया, उसके बाद हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं. ऐसे नहीं कि हमने खुद एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और हम बता रहे हैं. कहने का मतलब बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई ए सिंगल एग्जाम. आज भी उनको दे दिया जाए, दे विल प्रीच यू मेनी थिंग्स. सो वी आर नॉट सच काइंड ऑफ प्रीचर्स. वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, ओनली आफ्टर दैट हम आपको बता रहे हैं ऐसे पढ़ना है, हमारे अप्रोच के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, सफलता मिलेगी. वो भी एक एग्जाम में नहीं, कई एग्जाम्स में हमने फर्स्ट रैंक हासिल की, और मैम की भी टॉप 10 में रैंक रही. उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे तैयारी कीजिए. स्टिल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग और इंस्ट्रक्शंस, देन ये आपकी प्रॉब्लम है, फिर आपका कोई समाधान नहीं है. Question number 13. It is a popular form of high comedy where morality and comedy are used to evolve a discussion about right or wrong. In this characters are put through various moral challenges. अब आपको बताना है किसके बारे में बात कर रहे हैं. फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ. पॉपुलर फॉर्म है हाई कॉमेडी का. मॉरलिटी एंड कॉमेडी आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में मिक्स कर दिया जाता है नैतिकता को और कॉमेडी को. टू इवॉल्व डिस्कशन अबाउट राइट एंड रॉन्ग. एक डिस्कशन किया जाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसमें. इन दिस कैरेक्टर्स आर पुट थ्रू वेरियस मॉरल चैलेंजेस. इसमें कैरेक्टर्स को कई नैतिक चुनौतियां दी जाती हैं. ये किस कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए. तो ये कॉमेडी ऑफ मॉरल्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 13 में जिन दोस्तों के जवाब भी आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा. और कॉमेडी ऑफ मॉरल्स आप पूछेंगे क्या है, समझ में नहीं आया, पूरी डेफिनेशन ही क्वेश्चन में दे दी गई है. इसको पढ़िए बार बार, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है. चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब ये वर्ड एफिमिनेट, इसकी राइट मीनिंग बताइए. मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ विमेन, a man who amuses himself by love making, a man who is prone to find fault with women. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है दोस्तों. यहाँ ए जवाब देने वाले सबके सब सही है. मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स. कुछ लोग होते हैं ना, वो जनाना हरकतें करते हैं, बोलने का, चालने का, बात करने का ढंग उनका होता है महिलाओं वाला, तो उन्हें क्या कहेंगे? इफेमिनेट कहेंगे. इफेमिनेट डिसअप्रूविंग होता है, ऑफन ऑफेंसिव होता है, किसी को कह दीजिए तो नाराज हो सकता है. ओके, आप मैन, अ बॉय, लुकिंग, बिहेविंग आर साउंडिंग लाइक अ वुमन, अ गर्ल. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन. ही सेड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन. इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है. चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं. क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्ड कीजिए. तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. ही आस्क्ड सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज. She annihilated her opponents who failed to win a single game. उसने अपने अपोनेंट को annihilate कर दिया. Okay, because he was unable to win a single game.
इस तरह एनाइलेट किया। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनाइलेशन? अभी जैसे कि एक स्पेसिफिक स्टेट में इस देश के बहुमत वाले रिलीजन को एनाइलेट करने की बात की गई। स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वन ऑफ द लीडर्स प्रोक्लेम दैट वी विल एनाइलेट सनातन धर्म। हाँ, 87% लोग, 90% लोग जिस धर्म को मानने वाले हैं उसको कोई कैसे एनाइलेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ओके, तो एनाइलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन से मतलब होता है, टोटली उसको इरेडिकेट करने से मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे चूंकि एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका एनाइलेट का मतलब पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक देना किसी चीज को होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में प्रिजर्व हो जाएगा इसका एंटोनिम, किसी चीज को संरक्षित करना। annihilate somebody, something, yourself, to destroy somebody, something, yourself completely destruction का मतलब eradicate, root out, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। The human race has enough weapons to annihilate itself. आज इंसान के पास पर्याप्त हथियार है कि अपने आप को खत्म कर ले। ओके, इवन वी हैव अ लॉट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, वी कैन डिस्ट्रॉय दिस अर्थ मेनी टाइम्स। ओके, इतने एटॉमिक बम्स हैं, पूरी धरती को कई बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज लाइकली टू एनाइलेट ह्यूमैनिटी। सिनोनिम हो जाएगा इरेडिकेट, इरेज, एबॉलिश, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, ऑब्लिटरेट। चेंज द वॉइस, हिज फ्रेंड्स अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। आपको वॉइस चेंज करनी, स्क्रीन पर आपके चारों ऑप्शन है, बताएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में डी ऑप्शन सही होगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हिज फ्रेंड्स। हिज पेरेंट्स वेंट थ्रू एन acrimonious divorce. What do you mean by acrimonious? Acrimonious is something which is not pleasant. Okay, what is acrimonious? यहाँ पर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस्टिक। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कॉस्टिक। एक्रीमोनियस मीन्स कड़वा, जो बहुत एक एक्रीमोनियस डाइवोर्स मीन्स बहुत उनके रिश्तों में कड़वाहट थी। ओके, acrimonious of an argument, etc., angry and full of strong bitter feelings and words. If there is strong bitter feeling between you and somebody, it means your relationship is acrimonious. Okay, if you are very angry towards each other, if you are not in terms with each other, if you are in the habit of hating each other, it means you are having very acrimonious relationship. There were acrimonious argument between the two brothers causing loss of prestige up to the family. Synonym हो जाएगा bitter, सबसे rancorous, stinging, caustic, acerbic, scathing, sarcastic. ध्यान में रखिएगा। Question number 19, the poem describes the poet's trip to his beloved Lucy's cottage and his thoughts on the way, composed during the sojourn in Germany. In 1798, the poem was first published in second edition of Lyrical Ballads. आपको पोम के बारे में बताना है, एक पोम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि किस पोम के बारे में बात हो रही है। दिस पोम फिर अगेन आई एम रीडिंग। दिस पोम डिस्क्राइब्स द पोएट्स ट्रिप टू हिज बिलोवेड Lucy's cottage and his thoughts on the way, composed during a sojourn in Germany in 1798. There was a short stay in Germany. Sojourn की मीनिंग आपको बताई जा चुकी है सिनोनिम एंटोनिम में। ओके, द पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। आपको बताना है 1800 में किस पोम के बारे में बात हो रही है। आर वी टॉकिंग अबाउट लीच गैदरर? Are we talking about rainbow, strange fits of passion? Have I known the thorn? Question number 19, respond immediately. तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, यहाँ पर सही आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Although the eldest son was first written in 1909, it was until 3 years later that a version was produced. It ran for 47 performances at the Dash West End between 23 November 1912 to 10 January 1913. कहाँ पर पूछा जा रहा है, किस थिएटर में द एल्डेस्ट सन को परफॉर्म किया गया? बेसिकली ये क्वेश्चन है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन इस तरह भी हम पूछ सकते थे कि इन विच थिएटर द एल्डेस्ट सन वॉज परफॉर्म्ड। ओके, ओके, तो यहाँ पे जुपिटर थिएटर इन बोस्टन,
सबवे थिएटर इन लंदन, किंग्सवे थिएटर इन लंदन और क्वींसवे थिएटर इन इंग्लैंड। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जवाब, सही जवाब होगा किंग्सवे थिएटर इन लंदन। ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे। ऑल द 20 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने खुद ही देखा होगा, आप खुद अपने से पहचानिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, वोकैब पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ग्रामर पे आपको हार्ड वर्क करना है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यकीन मानिए सफलता मिलेगी। द वे आई एम टेलिंग यू, उस ढंग से, उस स्ट्रैटेजी से, उस अप्रोच से आगे जाइए। ये नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत तो कोई भी करता है आज के डेट में, कोई भी कम मेहनत नहीं कर रहा है। ऑल इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये जान लीजिए। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो रहा है कि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग है। बट व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट वर्किंग, आप उस पर ध्यान दीजिए, स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। इफ यू नॉट एडॉप्टिंग स्मार्ट अप्रोच, देन ऑफ कोर्स द सक्सेस इन द कट थ्रोट एरा ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत आपको दूर की कौड़ी मिलेगी, जल्दी आसानी से नहीं मिलेगी। तो एक स्मार्ट अप्रोच अपनाइए, और स्मार्ट अप्रोच को अपनाने में हम आपके साथ हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।